हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज हम शहर की ऐसी मातृशक्ति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि सरकारी नौकरी के साथ साथ पिछले 37 सालों से देश के भविष्य को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य चारू सक्सेना जी की, जो कि 1983 से शासकीय शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए 2019 में दक्षिण कोरिया की यात्रा भी कर चुकी हैं। दक्षिण कोरिया में प्रदेश की टीम में विदिशा जिले से एकमात्र वरिष्ठ शिक्षक के रूप में शामिल थीं, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा नीति की जानकारी कोरियाई शिक्षकों को दी और वहां के नीतियों को अपनाने पर भी जोर दिया। उनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी आज उच्च पदों पर पहुंचकर देश की सेवा कर रहे हैं। तो आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, चारू सक्सेना मैम हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए भी हम आपसे बातचीत करना चाहते थे। तो सबसे पहले तो मैम हम आपकी 37 साल की नौकरी के खास अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में आऊँ, क्योंकि मेरे मदर फादर दोनों ही शिक्षा से जुड़े हुए थे। तो उनको देखते देखते मुझे भी शिक्षा से लगाव हुआ और फिर मेरी जो एजुकेशन हुई वो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हुई। वहाँ पर भी कर्मठ और योग शिक्षकों को देख के मुझे शिक्षक बनने की प्रेरणा मिली। सबसे पहले मैंने सेंट्रल स्कूल में सर्विस की, वहाँ से फिर व्याख्याता पद पर कुरवाई ज्वाइन किया और ऐसी मेरी जीवन यात्रा चलते चलते अब उत्कृष्ट विद्यालय में तक आप पहुंची है और यहीं से शायद शिक्षा जगत से मैं रिटायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि अब 7 महीने ही बचे हैं। 1983 में जब आपने शासकीय शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया था, तब के समय में और अब के समय में आप किस तरह का फ़र्क देखती हैं, बच्चों में भी और शिक्षकों में भी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। 93 और आज हम जब बात कर रहे हैं तो हम 2021 में बात करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। तब जो शिक्षक होता था वो पूरी तरह से समर्पित होता था, बच्चों के शैक्षिक के साथ साथ व्यावहारिक भी वो उनमें परिवर्तन लाने की सोचता था। तो शिक्षा के प्रति उनका समर्पण ज़्यादा रहता था, काम के प्रति लगाव भी रहता था। छात्रों की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो उस समय बच्चे जो पढ़ने आते थे उनमें पढ़ने की ललक रुचि होती थी, और चूँकि कक्षा शिक्षण ही एकमात्र उनका साधन हुआ करता था पढ़ाई के संदर्भ में। अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी होने लगी हैं, कोचिंग भी होने लगी है, तो बच्चों का रुझान स्कूल के प्रति कम हुआ है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो उपस्थिति भी कम होती है, ये सर्वविदित ही है। मैम, शिक्षा नीतियों को लेके आपकी क्या राय है और किस तरह के बदलाव और होने चाहिए अभी? एक्चुअली हमारे जो शिक्षा में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कक्षा शिक्षण से शायद अनभिज्ञ हैं। तो जो नीतियां हमारी बनती हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता तो महसूस की जाती है। और भारत में चूँकि या मध्य प्रदेश विशेष रूप से देखा जाए तो ग्रामीण इलाके का क्षेत्र का है ये, तो यहाँ के बच्चों का जो सीखने का गति है, सीखने का स्तर है, वो थोड़ा कमज़ोर है। नीतियाँ उस तरह से बनना चाहिए कि बच्चे उसको समय सीमा में सीख सकें, और दूसरी बात उनके अनुरूप हो। आज जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो बहुत हाईटेक हो रहे हैं। अभी जैसे कोविड में देखिए हम लोग डिजी लैब से पढ़ाते हैं, तो उसको मेरे ख्याल से 50% बच्चे ही ग्रहण कर पाते हैं। तो नीतियों में परिवर्तन और भाषाई दृष्टि से भी मैं सोचती हूँ कि जो हमारे अंग्रेजीकरण हो रहा है तो हमारी लोकल भाषा में होना चाहिए, स्थानीय भाषा में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आ रही है उसमें भी यही है कि स्थानीय भाषा में ही शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए प्राथमिक लेवल पर। यात्रा आपकी दक्षिण कोरिया की भी हो चुकी है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। एक्चुअली दक्षिण कोरिया में 2 साल पहले 19 में गई थी, जब एक 30 लोगों का डेलीगेशन सरकार ने कोरिया के कॉम्बिनेशन के साथ किया था और हम लोग गए थे। वहाँ की शिक्षा एक बहुत अलग तरह की शिक्षा थी
और हमारे भारतवर्ष में अलग है। वहाँ बच्चे जो हैं विषय स्वतंत्र रहते थे विषय चयन करने में भी, और वहाँ के शिक्षक भी बहुत, जैसे हमारे यहाँ हर कोई शिक्षक बन जाता है, वहाँ पर शिक्षक बनना बहुत कठिन काम था। वो 99% वाले लोगों का चयन होता था, वहाँ विद्यार्थी कम और शिक्षक ज़्यादा थे, तो हमेशा ये डर बना भी रहता था उनके अंदर कि हम अगले साल शिक्षक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। और हर 3 साल में उनका एक परीक्षा हुआ करती है, उसको उत्तीर्ण करना उनको ज़रूरी होता है। जबकि हमारे भारतवर्ष में एक बार हम अगर शिक्षा क्षेत्र में जुड़ गए तो रिटायरमेंट के बाद ही बाहर होते हैं। वहाँ बच्चे जो है, ऐसा नहीं है कि स्टीम करके एक नई ट्रेड आया है उसके अंतर्गत शिक्षित होते हैं, जहाँ ऐसा नहीं है कि साइंस के साथ आर्ट्स नहीं पढ़ाया जा सकता है या कॉमर्स के साथ आर्ट्स नहीं पढ़ाया जा सकता। वहाँ विषय चयन करने की सुविधा रहती है। मैम, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति और भी कितनी सुधरना अभी बाकी है, और महिला वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं की स्थिति मेरे अनुभव से तो बहुत ज़्यादा सुधरी भी नहीं है अभी। आज भी हमारी महिलाएं भले ही शिक्षित हो गई हैं, सर्विस करने लगी हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं अपने कोई भी चयनित या खुद के निर्णय नहीं ले पाती हैं। तो सबसे पहले तो उनके अंदर आत्मविश्वास और जागरूकता पैदा करनी होगी। मेरे स्कूल की कई बच्चियां जो हैं बाहर पढ़ने इसलिए नहीं जाती हैं कि उनके परिवार वाले उन्हें बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आ जाए कि बच्चों में आत्मविश्वास आ जाए, लड़कियों में, और निर्णय लेने की खुद की क्षमता आ जाए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम समझ सकेंगे कि हमारा भला और बुरा क्या है तो हम सही चयनित हो पाएंगे, ये निश्चित तौर पर। मैम, हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? युवा पीढ़ी बौद्धिक रूप से तो बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन व्यावहारिक रूप से निश्चित तौर पर उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं मैं ये देखती हूँ कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बहुत इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल पर्सन भी है, लेकिन नैतिक मूल्यों की दृष्टि से मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए जितना उसका मानसिक विकास है उतना शारीरिक भी होना चाहिए, साथ में उसके जो है संस्कार युक्त और नैतिक मूल्य भी उसमें होने चाहिए। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो पढ़ाई के साथ साथ उसको एक अच्छा इंसान भी होना जरूरी है। ये युवा पीढ़ी में आ जाए तो हम भारत जो है, हमेशा ये कहते हैं कि अग्रणी है तो अग्रणी हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आप सरकारी शिक्षक होना बहुत अच्छा रहा आपके लिए, या सरकार से आप क्या अपील करना चाहती हैं कि किस तरह के सुधार और होना चाहिए? मुझे तो गर्व है कि मैं सरकारी शिक्षक के रूप में ही कार्यरत रही हूँ, क्योंकि हम अपने व्यक्तित्व के साथ साथ हमें ये लगता है कि हमने शासन का भी कुछ काम किया है, और शासन से अपेक्षा ये है कि एक शिक्षक को जैसे और देशों में मान सम्मान इज्जत मिलती है वो मिलना चाहिए। हमारे आज भी शिक्षक को दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता है, और सारे जितने भी बेकार के काम होते हैं शिक्षकों से कराए जाते हैं, उनको केवल शिक्षा देने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो हम शायद बच्चों का और छात्र में बता वेरी मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, इतना कीमती वक्त आपने हमें अपना दिया। हालांकि आप अब 2021 में रिटायर होने वाली है, पर हमारी ये शुभकामना है कि आप समाज को अपनी सेवाएं हमेशा प्रदान करती रहें। तो थैंक यू सो मच मैम। मैं खुद भी चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी समाज सेवा से जुड़ी रहूँ। मनोविज्ञान मेरा विषय रहा है, तो लोगों के तनाव, लोगों की मानसिक परेशानी, मैं सोचती हूँ कि निःशुल्क रूप से उनके साथ जुड़ी रहूँ, और जहाँ ऐसी कहीं परेशानी हो वहाँ जुड़कर समाज से समाज का हित कर पाऊँ। ये मेरी एक अंतिम इच्छा है जो अपने जीवन काल में पूरी करना चाहूँगी। अभी भी पढ़ रही हूँ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा सागर यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। पढ़ने पढ़ाने की रुचि है, बिना पढ़े हम सो नहीं पाते हैं, ये एक हमारी कमजोरी है। तो पढ़ाई का अपना जीवन में एक महत्व तो है ही।